तो जिस प्लेन पे हम इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन, आर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, बट द मैथमेटिकल टर्म इज आर्गेन प्लेन, ARGAND। नाउ एक चीज और मैंने जो आप लोगों को नहीं बताई थी कि जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i√3। तो अगर इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू √3, ऐसा रिप्रेजेंट करोगे। एंड r की वैल्यू क्या होती है, r इज मॉड ऑफ z। तो वो कितना आ रहा है, मॉड ऑफ z इज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2। 2 आ रहा है, रूट ऑफ a² + b², तो बेसिकली cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आता है एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 आता है। तो ये जो सॉल्यूशंस आते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया, π/3 आया यहाँ से। जो थीटा इज इक्वल्स टू π/3 आता है 60 डिग्री के लिए होता है ऐसा। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, एक सेकेंड में चैट बॉक्स में हाई लिख दे रहा हूँ। सर इसमें सीधा वेक्टर्स का भी लॉजिक लगा सकते हैं ना, हाँ हाँ ry/r इसका। हाँ हाँ एकदम, वेक्टर्स का लॉजिक लगा, वेक्टर्स के थ्रू ही समझाया मैंने, तो वेक्टर्स का लॉजिक लगा सकते हो। सर मैं थीटा के लिए बोल रही थी। सर आर्गन हाँ, प्लेन क्या है? थीटा के लिए भी, थीटा के लिए भी लगा सकते हो पिक्चर। आर्गेन प्लेन जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करते हो तो आप उसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हो। ठीक है, उसी तरह से इमेजिनरी और रियल एक्सिस के प्लेन को, जिस प्लेन पे ये ड्रॉ होते हैं, 2D प्लेन है ना, ओके। उसको आर्गेन प्लेन बोलते हैं, मतलब नाम है उसका, मैथमेटिकल नेम है। ऑल्सो देखो ये जो थीटा आता है ना, ये जो सोल्यूशन आता है, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है। जो थीटा आती है ना, जो जनरल सोल्यूशन आता है, जो वैल्यू आती है थीटा की, उसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, ऑल्सो अब आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट करके भी वर्ड होता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो ये होता है कि जैसे मान लो थीटा π/3 आया, तो आप ये भी तो लिख सकते हो ना कि सर थीटा 2n पाई प्लस π/3 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली -π से π। जो भी सोल्यूशन आएगा मेरा किसी भी प्लेन में, वो या तो इस क्वाड्रेंट में होगा, या तो इस क्वाड्रेंट में होगा, या तो इस क्वाड्रेंट में होगा, या तो इस क्वाड्रेंट में होगा। तो उसका जो सोल्यूशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे π से -π तक। याद रहे 0 to 2π नहीं। लाइक इफ मेरा सोल्यूशन आता है फॉर एग्जांपल 5π/4, तो 5π/4 को हम 5π/4 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, -3π/4। देखो 5π/4 कितना हो गया, 215 डिग्री हो गया। तो चाहे 215 डिग्री ऐसे चलो, चाहे ऐसे चलो नेगेटिव साइड से, बात बराबर है। तो हम -3π/4 लिखेंगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर पूछेगा हमसे, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी -3π/4 बिकॉज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लाइज इन -π to π। सर कैसे सर, -π to π कैसे? -π to π में पूरा 0 to 2π कवर हो रहा है ना। -π यस इज दिस सर। एंगल, π इज दिस एंगल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो डिफाइन किया गया, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग इट 0 to 2π, इट इज डिफाइंड एज -π to π, बस ऐसा। आप ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। सर ऐसा क्यों किया, मतलब 0 से 2π तक तो काम चल रहा था ना। एक्चुअली जब आगे अभी आईआईटी वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक e⁻i एक और, जैसे हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था ना, वैसे एक और फॉर्म आती है रिप्रेजेंटेशन की, उससे कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े वाले एंगल्स होते हैं, जैसे 5π/4 एंड सो ऑन, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का यूज हुआ, -π to π। ओके, तो आई वाज टेलिंग कि जो भी मेरा थीटा आता है उसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एंड जो मेरा आर्ग्यूमेंट आता है, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है मेरा, दैट लाइज बिटवीन -π to π। मतलब जो सोल्यूशन मेरा आएगा उसको -π to π ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सोल्यूशन आया 3π/2, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 3π/2 मैं इसको क्या लिखूंगा, -π/2। तो 3π/2 अगर आप लिखते हो तो 3π/2 आप कैसे लिखते हो,
3π/2 लिखने के लिए वो ये पर्टिकुलर लाइन 3π/2 होती है, तो आप 0 to 3π/2 आओ या आप -π/2 आ जाओ। तो हम -π to π वाला सोल्यूशन प्रेफर करेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए। सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब एक ही आएगा, इसका नेगेटिव फॉर्म। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या आएगा? मतलब जैसे अब दो आर्ग्यूमेंट का आ रही मतलब है क्या ना। हो गया? थीटा हो गया। हाँ आर्ग्यूमेंट का मतलब थीटा हो गया। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी द आर्ग्यूमेंट जो -π से π के बीच में लाई करेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए मतलब करेंगे कैसे फिर कन्वर्ट इसको? कन्वर्ट करने के लिए जैसे 3π/2 को -π/2 बोल सकते हो। ओके। और पाई के लिए क्या लिखें? पाई के लिए तो 0 to π के लिए तो पाई ही रहेगा ना। जैसे मान लो 3π/4 आया तो 3π/4 ही रहेगा वो। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको माइनस कर देना। अच्छा, अगर मुझे 270 लिखना है तो मैं -90 लिख सकता हूँ। ये तो पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में। अगर मुझे 270 डिग्री बनाना है तो उसको मैं -90 डिग्री भी बोल सकता हूँ ना। यस सर। तो बस वही कर रहा हूँ, यस सर। 270 को -90 करूँगा। ठीक है, खैर ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो तुम लोग लिख लोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम लोगों को, इतना ट्रिगो तुम लोगों ने पढ़ रखी है। ओके, तो ये कुछ पोलर रिप्रेजेंटेशन से कुछ चीज़ें जो बच गई थी। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो रह गया था। हाँ बोलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपरली बाकी सबको? तो फिर जो हाँ सर। Yes, sir. है वो सब भी हम लोग को माइनस फॉर्म में लिखना है क्या? जैसे π/3 -2π करके नहीं नहीं, चला जाए। 0 to π वाले सॉल्यूशंस तो वैसे ही रहेंगे ना। अच्छा 0 to π नॉर्मल बट। हाँ -π, बाकी बस जो पाई से आगे बढ़ेंगे उसको माइनस में कर देंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चंस करवा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। मेरा इंटरनेट चला गया था, आपने क्या बोला था पहले? कुछ नहीं, बस नॉर्मल बता रहा था कि आर्ग्यूमेंट इसको बोलता हूँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π to π के बीच में लाई करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, नया टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना या समझ लेना। तो स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, अगर लेट्स से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, and what I have to do is I have to find the square root of z, square root of z। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b कर रहे हो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b कर रहे हो। समझाना क्या है इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग डाली है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। अच्छा ओके। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट्स से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट भी कुछ रियल पार्ट प्लस कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा। सर उसे x प्लस आई वाई ले सकते हैं। करेक्ट, जो आएगा मेरा उसको x प्लस आयोटा वाई ले लिया। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज़ का रूट लेते हो, जैसे इरेशनल नंबर का रूट आप लोगों को लेना एक बार ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, तो उसका रूट एक और इरेशनल नंबर ही आता है। तो सिमिलर वे में कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट अगर आप ले रहे हो तो लेट्स से x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में आ रहा है, अगर कुछ जीरो होना होगा तो जीरो हो जाएगा, बट कोई भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया अब तक। लाइक अगर x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 0। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई कि कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें या तो रियल पार्ट होता है या तो इमेजिनरी पार्ट होता है या दोनों होते हैं। तो लेट्स से कि रूट ऑफ a प्लस आयोटा भी कोई एक x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। इसी x और इसी y की वैल्यू हमें चाहिए, तो स्क्वायर रूट हम बोल देंगे कि आज आ गया मेरे पास। लेट्स से अगर मेरे पास, अभी क्वेश्चन के तो समझाऊंगा, अभी तो जनरल ले रहा हूँ। तो अगर यही x और ये y आ गया मेरे पास तो उसका स्क्वायर रूट निकल गया a प्लस आयोटा बी का। तो देखो इसके लिए क्या करूंगा, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ
I get this x plus iota y का whole square. Now open this square, you will be getting x square plus twice of x y iota and minus y square. iota y का whole square करोगे तो y square आ जाएगा और iota का square की वजह से minus आ जाएगा. a plus iota b. Now compare the real part with real part and imaginary part with imaginary part. तो अगर ऐसा करोगे तो देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करोगे तो x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a आ गया और इमेजिनरी पार्ट को अगर कंपेयर करोगे तो 2xy इज इक्वल्स टू b आ गया. ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई. और एक मॉड ऑफ z आप लोगों को पता है ना क्या होता है. मॉड ऑफ z क्या होता है अगर मेरे पास z ये गिवन है तो a square plus b square a square plus root root of a square plus b square रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जैसे मॉड ऑफ जेड आया. ठीक है, तो यहाँ से एक मिनट मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करते हैं, रूट नहीं लेते हैं. ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया. तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पता है. यहाँ से आपको मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है. यहाँ आपको ए के टर्म्स में ये पता है, बी के टर्म्स में ये पता है. इन तीनों इक्वेशन का यूज करके व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम x और y की वैल्यू निकालेंगे. सर आपने वो जो मॉड y लिखी है उसका जरूरत नहीं होगी ना. हम नॉर्मली भी यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो. दो इक्वेशन है, दो वैल्यूज है, आप सॉल्व कर सकते हो. इससे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है. अभी मैं दिखाऊंगा सॉल्व सर करके. वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना नहीं, सर, वो आयोटा नहीं है उधर. ये कौन है मॉड ऑफ जेड का. मॉड ऑफ जेड की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है. लास्ट क्लास में बताया तो था. हाँ ओके सर, मेरे को लगा उधर आयोटा है. सॉरी नहीं आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं है. ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर. इन तीनों इक्वेशन का यूज करके ना आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दोगे और वही एक्स और वाई की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा भी मिल जाता है. अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं. ये चीज नोट डाउन कर लो, थ्योरी पोर्शन क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ अभी. Okay, now moving on to question. देखो यहाँ से एक और चीज मैं बता देता हूँ. जैसे अच्छा चलो छोड़ो, यहीं पे क्वेश्चन में ही समझाता हूँ. सी क्वेश्चन में आई हैव let's say to find the square root of complex number 8 minus 6 iota. Let's say मेरे पास एक complex number था z is equals to 8 minus 6 iota and I have to find the square root for this complex number. Square root निकालना है इस complex number का, square root of z निकालना है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि z square is equals to x plus iota y का whole square assume करोगे. मैंने किया था ना अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 आयोटा. ठीक है, ऐसे समझो कि इसको मैंने लेट्स से मैंने स्क्वायर रूट को z से डिनोट किया. ठीक है, लेट्स से रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y और इसको मैंने z से डिनोट किया. x plus iota y को z से डिनोट किया था. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 8 minus 6 iota is equals to x plus iota y का होल स्क्वायर is equals to z स्क्वायर.
यहाँ से अभी आपको मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 आयोटा, ऐसा आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर कंपेयर करोगे तो 8 आ गया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करो, एंड 2x वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 6 आ गया। ठीक है, नाउ वही मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ये 10 हो गया। ठीक है, और मॉड ऑफ जेड को मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड ऑफ z कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और मॉड ऑफ z स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ z इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10। तो देखो एक और इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया। सर 100 सर 100 होगा 100 सर। कैसे आ रहा है, मॉड 10 ऑफ ही तो z आएगा ना 10 बेटा। सर मॉड ऑफ z 10 है, तो मॉड ऑफ सर z देखो ये ये उतना ही है ना। ये देखो ये z स्क्वायर की वैल्यू ये की दी मैंने, इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा, z स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन है 8 माइनस 6 आयोटा, इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा ना। हाँ सर, तो वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना सर, मॉड z 10 का स्क्वायर नहीं, मॉड ऑफ z स्क्वायर ले रहे हैं। सर आपने z स्क्वायर क्यों लिया, नहीं समझा मुझे। हाँ सर मुझे नहीं समझा। अच्छा देखो यहाँ तक समझ में आ गया था, रियल पार्ट को रियल पार्ट। तो z लेना चाहिए था ना, तो फिर उससे अभी कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि आपने हाँ रियल मैं पार्ट समझ रियल गया। पार्ट तक समझा, बाकी सर नहीं समझा। डायरेक्ट मॉड ऑफ जेड लेंगे तो भी आ जाएगा ना 10 शायद। देखो 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 मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया ना, ये जो रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा है इसको अज्यूम किया कि इसका स्क्वायर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने z अज्यूम कर लिया, इसको मैंने z अज्यूम कर लिया। तो अगर मैंने z स्क्वायर किया, मॉड ऑफ z स्क्वायर नहीं, z स्क्वायर किया तो x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, रियल पार्ट इक्वेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट सर इधर तक इक्वेट कर समझा, दिया। इसके बाद नहीं। ठीक है, अब देखो अगर इस वाले का मॉड लोगे तो क्या होगा, लेट्स से दिस इज z1, तो मॉड ऑफ z1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10। ठीक है, एंड मॉड ऑफ z1 को मैं मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, z स्क्वायर बोल सकता हूँ। ये वाला अच्छा, इक्वल टू ओके, ये वाला समझ गया। इक्वल है, हाँ हाँ सर, समझ गया। और यहाँ से x प्लस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। मॉड ऑफ z स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब मॉड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग z1 विल बी इसका रूट, तो x समझ रहे हो ना अभी यहाँ पे ये पॉइंट। z वाला पार्ट। अच्छा देखो अब वापस से देखते हैं इसको, एक सेकेंड। नहीं आएगा वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो देखो इसको z1 बोला तो बेसिकली मैं मॉड ऑफ z स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू 10 आएगी, और मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये आया। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अगर इन दोनों को फर्दर सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। सर 4 वैल्यूज आ रही है सर स्क्वायर रूट की। 4 वैल्यूज नहीं आ रही है, x हाँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया, और y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 आ गया। अब देखो ये जो है ना इनिशियली अपोजिट साइंस के हैं, तो ये जो स्क्वायर रूट आएगा ना ये भी अपोजिट साइन का होगा, तो बेसिकली क्या आएगा 3 माइनस आयोटा प्लस माइनस। सर आप 1 सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे। हाँ मैं प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा करेक्शन भी कर रहा हूँ, प्रीवियस स्लाइड में एक्चुअली मुझे इसको नहीं मानना चाहिए था, इस वजह से कंफ्यूजन हुआ। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल हाँ स्क्वायर देगा। नहीं ठीक है, यहाँ तक समझ गया था ना आप लोग। इसके बाद लेट्स से देखो ये जो x सर प्लस वो इसको मुझे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 है, उसके बाद नहीं समझा कुछ भी, मतलब अभी वो z वाला पार्ट थोड़ा क्लियर हुआ, फिर बाद में नहीं ठीक है, समझा। हाँ यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको मैं z मान रहा हूँ, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई को मैं z मान रहा हूँ। तो अब देखो मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, हाँ तो मॉड ऑफ z स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मॉड ऑफ z स्क्वायर इज बेसिकली, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज बेसिकली क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है रूट में। अभी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज z मैंने इसको z लिया अभी, ठीक है। अब मॉड ऑफ z क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो मॉड ऑफ z का स्क्वायर रिटर्न है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब लेट्स से इसको z1 बोल दो, तो मॉड ऑफ z1 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही चीज लिखी हुई है। अभी सबको क्लियर है? सर मॉड लगा इसलिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना। हाँ, मॉड ऑफ z1, ये मॉड ऑफ z1 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। इसका देखो कंफ्यूज मत हो, देखो इतना कंफ्यूज मत हो, मैं सिंपल टर्म्स में फिर से समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में ये है, तो इसका z ये होता है, इसको लेट्स से z एज्यूम कर लिया, इसका मॉड ऑफ z क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसका स्क्वायर करूंगा तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ z का स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर हाँ अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी हुई है मेरे पास, दिस इक्वेशन इज जेड स्क्वायर बेसिकली जेड स्क्वायर का मॉड लिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया यहाँ से। अब लेट्स से दिस इक्वेशन इज आल्सो इक्वल टू z1, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया, z1 के इक्वल है, तो z1 का अगर मॉड लोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर z1 का मॉड लूंगा, लेट्स से z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b, तो z1 का मॉड लोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। नाउ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर दिया बस। अब वापस से इस क्वेश्चन पे आता हूँ, तो देखो आपने कुछ भी नहीं किया, इसका स्क्वायर किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ इसका मॉड निकाला, ठीक है, इसका मॉड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और उसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल कर दो, तो वो 10 हो गया। अब फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सर कंफ्यूजन हो रहा है। एक क्वेश्चन करो खुद से। सर मुझे ये लॉजिक नहीं समझा कि आपने जो 4 वैल्यूज आई है उसके दो आंसर कैसे निकाले आपने? अब वो तो मैं भी समझाता हूँ, अभी यहाँ तक क्लियर हुआ ना कि 4 वैल्यूज आ गई हैं, पहले वो वैल्यू निकालना तो क्लियर हो। तो आंसर क्या है, मतलब फाइनल आंसर प्लस माइनस 3 माइनस आया शायद सर। एक्स की वैल्यू ये हाँ। आई है, वाई की वैल्यू ये आई है, ठीक है। अभी इतना देखते हैं, उसके पहले वाले स्टेप सबको क्लियर हुए? हाँ मैं सुन एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। प्लस माइनस 1 माइनस 3 एक आया। मिनट, एक मिनट, फाइनल आंसर छोड़ो, अभी वो मैं बताता हूँ, उसके पहले वाला पॉइंट। हाँ प्रतीक्षा कुछ पूछ रहे थे। सर आपने जब भी z को मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया, तो वो सेम जो रूट के अंदर a प्लस आई भी है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हुआ ना बेसिकली उसका रूट। हाँ तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो किया। जी सर समझ गई। बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे समझा है। हाँ क्वेश्चन के थ्रू ही समझा क्वेश्चन के रहा हूँ। साथ आप मतलब फेयरली समझा एकदम। यहाँ पे मतलब वो दोनों स्लाइड्स का थोड़ा क्या बोल रहे हैं, इंटरमिक्स टाइप का लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसे। तो क्वेश्चन लिखो 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई किया, ठीक है। तो
इसी x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो 4 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और 2x वाई की वैल्यू रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दिया। ओके, अब देखो अगर x प्लस आयोटा वाई का मॉड निकालूंगा तो कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई आएगा, स्क्वायर, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये वाले जो चीज लिखी हुई है ये जेड स्क्वायर ही लिखे ना, रिटर्न है जेड स्क्वायर, ये इसको जेड माना था तो इसका स्क्वायर ही तो किया है ना नीचे, तो दिस इक्वेशन इज जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? लेट्स से दिस इक्वेशन इज जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दोनों स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग करोगे तो दिस यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये अलग चल रहा है, दिस थिंग इज डिफरेंट, ठीक है। अब इसका मैं मॉड लूंगा, अगर इसका मैं मॉड लूंगा तो जो क्वाड्रेटिक, आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन इसका मॉड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो वो कितना आ गया, 5 आ गया। और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू मैंने एक और क्या निकाली हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर दो, दिस इज इक्वेशन 1। और 5 तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना, वो डाउट आ रहा है मतलब। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ये बताओ मॉड ऑफ जेड क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, हाँ सर। उसका स्क्वायर सर कर रहे हो ना। सर मतलब मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर का मॉड, ऐसे ही क्या? हाँ ये चीज़ तो सही है ही कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू जेड, अच्छा तुम लोग को ये भी कंफ्यूजन है कि जेड स्क्वायर का मॉड इज मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होते हैं। हाँ सर वो तो सही है। हाँ ये तो पता है ना, इसका कंफ्यूजन नहीं है किसी को। राइट हैंड साइड वाली पे, अच्छा ये देखो ये z है, ठीक है, दिस थिंग इज z, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ, ओके सर, मतलब अंडर द रूट वाला एक्सप्रेशन z है, तो अगर हम लोग उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल एक्सप्रेशन का निकाल रहे हैं। हाँ नॉर्मल एक्सप्रेशन आ गया ना, अब इसका मॉड निकालो, इसका मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ फिर तो दिस वो एक्सप्रेशन ना, हाँ 4 सर। स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और ये देखो अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन ये था, इसका नॉर्मल एक्सप्रेशन का मॉड ये था, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन के स्क्वायर का मॉड क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इक्वेट कर दो, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों जगह पे मॉड ही लिया है ना, यहाँ पे भी मॉड लोगे तो रूट ऑफ ये हो जाएगा, यहाँ पे भी मॉड लोगे तो ये हो गया, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना, बस वही कर रहा सर हूँ। हाँ सर आंसर आ रहा है प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से देखो सर एक्स तो स्क्वायर, आपने हाँ वही x आ प्लस आई क्या x प्लस आई तो y लिखा ही क्यों? उसी एक्स और वाई की तो वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट मिल जाएगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा को मैंने x प्लस आयोटा वाई लिख दिया, अगर इसी x और y की वैल्यू निकाल दोगे तो स्क्वायर रूट मिल गया ना। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आपने x लिख दिया, इसी x की वैल्यू निकाल दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मिल गया ना। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा विल कम इन फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, तो x रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर निकाल दूंगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल गया। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो x और y की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, सर प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 2। प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 2, और y की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 1 upon root 2। प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब देखो जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना मेरी, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, मतलब क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे, बेसिकली ये देखो कि वो अपोजिट साइंस के हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी जो स्क्वायर रूट आएंगे ना दैट विल बी ऑफ अपोजिट साइंस, तो बेसिकली जो आंसर आएगा दैट विल बी प्लस माइनस 3 रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 आयोटा।
सर लेकिन रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना बाय कन्वेंशन। नहीं, रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो रूट ऑफ 4 लिखते हो तो उसकी 2 वैल्यूज आती है ना, +-2, तो ये सर सिर्फ +-4 प्लस डिनोट कर। होता है ना अब सर, x तो स्क्वायर का इसमें सर बीच में +-2 माइनस कैसे होता है। आया? लास्ट टाइम बीच में प्लस आया था। इसमें बेटा 2 आंसर्स आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे समझाऊं तुम लोगों को? जैसे मान लो पिछले वाला क्वेश्चन ही था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं यही पॉइंट बोल रहा था कि अभिजीत, इफ यू कैन नॉट सी माई स्क्रीन बेटा, तो फिर क्या करूँ, दोबारा से लॉग इन करूँ? मेरे एंड से तो कुछ इशू नहीं है नेट का। देखो यहाँ पे भी जो आंसर्स आएंगे ना, दैट विल बी 2 आंसर्स, +-3, और अपोजिट साइंस के हैं तो अपोजिट साइन वाले यूज करोगे, सेम साइन वाले हैं तो सेम साइन यूज करोगे। सर इसमें दूसरा मेथड सर भी वही है। सर नहीं समझ में आ रहा सर, आप क्या बोल रहे हो ऑपोजिशन वाला, क्योंकि हम लोग को हमेशा 4 आंसर ही आने वाले हैं और लास्ट टाइम हम लोग के ब्रैकेट के अंदर प्लस था, इस टाइम ब्रैकेट के अंदर माइनस है। पहले तो देखो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उस फॉर्म में लिख लो, रियल पार्ट पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट नेगेटिव लिखा हुआ है वो लिख लिया, इमेजिनरी वाला पार्ट, उसके बाद फिर सर प्लस माइनस लास्ट वाले डाल का दो। आंसर +-3 माइनस आया होता था। अरे सर फील नहीं हो पा रहा है। सर जब भी कोई कन्वेंशन लिया तो वो यूनिवर्सल होगा ना, ऐसे थोड़ी एक चैप्टर के लिए +-, है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ एक चैप्टर के लिए प्लस माइनस नहीं आना चाहिए, बट इसमें आंसर दोनों आता है, लाइक नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है। जैसे आप जैसे सर हम लोग का जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों का जो क्वेश्चन है, एक एक करके पहले हाँ डाउट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। बताओ। सर, हम लोग का जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये हम्म क्वेश्चन में a-ib के फॉर्म में था, तो हम लोग का जो आंसर है वो भी +-x-i y के फॉर्म में आएगा। बट अगर उधर a+ib के फॉर्म में होता तो फिर उधर भी प्लस होता। हाँ, तो इधर भी प्लस होता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वेंशन वाला मैं बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, सबको ये समझ में आ गया x² + y² = 10 क्यों आ रहा है? इज देयर एनीवन जिसको अभी तक ये हाँ क्लियर नहीं है? ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब x की वैल्यूज आएंगी, y की वैल्यूज आएंगी, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो फाइनल आंसर जैसे मान लो मेरे पास अच्छा, एक काम करते हैं, ये करो आप लोग, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज -8 -6 आया होता है, -8 -6 आया होता है। इसको एक बार सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचो। x और y की वैल्यूज बताओ मुझे, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज बताओ स्क्वायर रूट वाले मेथड पे फाइंड करके। सर बस 1 मिनट पीछे वाला स्लाइड जाओ। हाँ हो सर आ गया। x की वैल्यू क्या आई है? +-1 +-1, और y की वैल्यू टू आया मेरे को। +-3 +-3 +-3 आया है।
ठीक है। अब देखो इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे ना, फाइनल आंसर मतलब अब तो सर फाइनल हम्म, आंसर में प्लस हो जाएगा ना, 1 + 3i ± में। नहीं अभी 2xy का साइन बताओ मुझे कैसा आया था। 2xy आयोटा कितना आया था, 2xy कितना आया था? सर -6 आया ना। 2xy -6 आया था। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर कन्वेंशन से क्या आ रहा है कि अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो y लेस दैन 0 आएगा, और अगर y लेस दैन 0 है तो x ग्रेटर दैन 0 आएगा। इसको क्वेश्चन के थ्रू मत समझो, इसको ऐसे समझो। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था कि 2xy जो आया था वो मेरा निगेटिव आया था, तो हेंस x और y को मैंने बोला था कि वो अपोजिट साइन के रहेंगे। ठीक है, इस वाले कन्वेंशन में भी यही सेम चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे देखो जो 2xy प्रोडक्ट आया है वो नेगेटिव आया है, तो अगर x ग्रेटर दैन 0 लोगे तो y लेस दैन 0 हो जाएगा, अगर y लेस दैन 0 लोगे, सॉरी y ग्रेटर दैन 0 लोगे तो x लेस दैन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि लेस दैन 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट टू आंसर्स कि अगर x को मैंने पॉजिटिव लिया, y को नेगेटिव लिया, तो प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। और रही बात कि दो आंसर क्यों आ रहा है, तो दो आंसर इसलिए आ रहा है बिकॉज क्या कहते हैं, हम बेसिकली डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं, हम स्क्वायर करके निकाल रहे हैं, तो स्क्वायरिंग की वजह से दो आंसर्स आ रहे हैं। अब अगर आप ये कहोगे कि कन्वेंशन से अगर आप पॉजिटिव फॉलो करते हो खाली, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि अगर मान लो मैंने x को रियल पार्ट को ग्रेटर दैन 0 लिया और इमेजिनरी को लेस दैन 0 लिया है, तो हमें कैसे पता कि वही वाला पॉजिटिव है, या इमेजिनरी को ग्रेटर दैन 0 लिया और रियल को लेस दैन 0 लिया, तो हमें कैसे पता कि वही पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 1 - 3 आयोटा लिया और -1 + 3 आयोटा लिया, तो हमें कैसे पता कि कौन सा वाला पॉजिटिव है, इसलिए हमें दोनों आंसर्स। इमेजिनरी में तो हम बोल ही नहीं सकते ना कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जैसे आप बोल रहे थे ना कि चैप्टर वाइज कन्वेंशन चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए सिंस हम उस पर कमेंट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों देते हैं। सर फिर वैसे तो चैप्टर पढ़ने का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते इमेजिनरीज पे। कर सकते हो, मतलब ये तो बेसिक्स हैं बेसिकली। जैसे अब लास्ट ईयर आप ट्रिगो पढ़ रहे थे, तो ट्रिगो पढ़ने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था, और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप ट्रिगो क्यों पढ़ रहे हो, बट उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। सर बट इसका कुछ एज सच बेसिस है कि ये बस चलते चलते बना दिया इन्होंने? नहीं नहीं, बेसिस है। बेसिस इज कि पहले तो ये समझ में आ गया ना कि x ग्रेटर दैन 0, y लेस दैन 0 और y सर अब ग्रेटर वो दैन। साइन वाला पार्ट एक और बार समझाइए। सर इसका आंसर अगर मेरे दो को चीज़ों अलग का आ रहा प्रोडक्ट है। निगेटिव आ सर रहा है तो एक पॉजिटिव एक ग्रेट लेस दैन 0 होगा ना, जिसने साइन वाला पार्ट पूछा है। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है तो एक ग्रेटर दैन 0 एक लेस दैन 0 होगा। हाँ बस यही है साइन वाला पार्ट। हाँ बताओ, अब नेक्स्ट सर मेरे क्वेश्चन को क्या था? इसका आंसर अलग आ रहा है। सर दो इक्वेशन से भी तो आ सकता है आंसर, हम लोगों ने क्यों वो मॉड ऑफ जेड लिया? हाँ सर, तुम उससे भी निकालो, आ दो रहा है। सर इक्वेशन से भी निकालो, मुझे पता है कि दो इक्वेशन से भी आ जाएगा। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बता दिया था कि आपका वाई वाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब दो एक इक्वेशन से भी निकाल लो, इन दोनों को यूज करके भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर फिर हाँ, उसमें और कन्वेंशन डायरेक्टली फॉलो हो जा रहा है कि वो प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि वो x की पावर 4 का आएगा, तो उसमें से दो सॉल्यूशंस आएंगे। क्या? सर इसमें x² + y² का टर्म सर क्या बाई रहेगा? क्वाड्रेटिक बनेगी दो इक्वेशन से। बाई क्वाड्रेटिक हाँ, सर बनेगी ना, तो वो तो सर फिर एक बाई क्वाड्रेटिक बनेगी सर, उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे सर। लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक बन के तो फिर उसका रूट ही करना है। नहीं, हाँ, तो वो लेकिन ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ऐसा ज्यादा इजीली नहीं हाँ, सोल्व हो रहा। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, इसमें x⁴ + 8x² - 9 = 0। सर x² = -9 और 1 आ रहा है, x² = -9, और 1। तो x² = 1 लोगे, -9 तो हो ही नहीं सकता कभी। सर -9 हो सकता है। हाँ, उसको √3 आयोटा ले उसको 3 आयोटा ले लेंगे।
अच्छा उस सेंस में बता या रहे हो, वो ठीक है ठीक है। या वो कन्वेंशन ले सकते हैं कि एक्स हमारा रियल नंबर का था तो वो हम उसे रियल ही लेंगे। सर इसका आप वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म बता सकते हैं? इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म तो 10 आएगा ना बेटा? हाँ सर, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला -8 आएगा। हाँ, तो वहीं से तो x प्लस माइनस 1 आया था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स हाँ टू, सर, समझे समझे। समझ गया ना, -8 आया, उसी से तो सॉल्व करके आया होगा। अब देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं कि दो, अगर ये ग्रेटर दैन जीरो तो ये लेस दैन जीरो, ये ग्रेटर दैन जीरो तो वो लेस दैन जीरो है, मतलब रियल पार्ट अगर ग्रेटर है तो वो लेस है और ये, अच्छा अच्छा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट शायद आप लोगों को ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दे थोड़ी। अगर मैंने बोला मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 है, तो इससे आप क्या समझते हो? वेक्टर्स तो पढ़ रखे हैं ना, वेक्टर्स के थ्रू समझ सकते हो ना। अगर मैंने बोला मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 है, तो इससे आप क्या समझते हो? सर सर वो डायरेक्शनल वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन के बारे में। यूनिट डायरेक्ट वेक्टर है। हाँ यूनिट वेक्टर है। यूनिट यूनिट हाँ यूनिट वेक्टर। तो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा विथ रेडियस 1 ऑफ रेडियस 1। यस सर। यस सर, इसका लोकस। हाँ इसका लोकस एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जिसने लोकस नहीं सुना है भूल जाओ, ये कीवर्ड कोई वर्ड था। मतलब ये एक मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया कि ये सारी वैल्यूज जहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो रही है, सर ठीक है। लेकिन तो उसका ये नीचे का तो रिवर मिरर इमेज हो जाएगा ना, बिलो द एक्स 1,0, ये 0,1, this is -1,0 and this is 0,-1, ओके। अब अगर मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो अगर एर्गेंट प्लेन, मतलब ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कि आपको कैसे पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पॉजिटिव एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नेगेटिव, या दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नेगेटिव? क्योंकि बेसिकली मॉड ऑफ z इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, वो एक ऐसी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मॉड ऑफ z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अगर मैं वन मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप अगर मैंने बोला कि एक्स और वाई के टर्म्स में समझो इस चीज़ को, तो अगर मैंने बोला कि 2,3 है एंड -2,3 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है, कौन सा पॉइंट नेगेटिव है? सर क्वाड्रेंट देख के। तो क्वाड्रेंट किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? एक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे कि वाई के रिस्पेक्ट में देखोगे? सर दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों देखना के पड़ेगा रिस्पेक्ट में सर। देखना है। सर लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कैसा हो गया? -2x + 3y, लेट्स से -2i कैप + 3j कैप, ऐसा है, हाँ सर। ठीक है। तो कैसे पता चला कि क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर x नेगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा ना? सर हाँ पॉइंट को सर। नेगेटिव सर बोल आप सकते पॉइंट को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोल रहे हो? वही नहीं, मान लो हाँ -2i 3j है, मान लो -2i 3j है, ये तो फिर आपका उससे कंपेयर हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हाँ सर। अब -2i + 3j को आप कैसे बताओगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर उसका x कोएफिशिएंट कंपोनेंट और देखेंगे y ना तो उसके। उसका कंपोनेंट। प्रोडक्ट ले कोएफिशिएंट सकते हैं। उसका क्या देखोगे? सर सर x स्केलर कंपोनेंट और प्रोडक्ट। y कंपोनेंट देखेंगे सर। नहीं, ऐसे नहीं बता सर सकते हो। स्केलर प्रोडक्ट लें तो सर नहीं नहीं, ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बता सकते हो। मुझे समझा आप क्या बोल रहे हो कि उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट ऐसे तो फिर ये भी तो चीज़ है कि रूट के अंदर जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, तो रूट के अंदर जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, बट अगर उसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ ना, तो बेसिकली मैं 4 अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता हूँ। पॉसिबिलिटी उसकी ऐसी हो जाती है कि लाइक ये लेक्चर में थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। लाइक से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो कि मैंने लिया था 3 और 4 था, ठीक है। अब 3 और 4 ये पर्टिकुलर लेक्स से रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मॉड ऑफ जेड था, और इसको मैंने 3 + 4 आयोटा लिखा हुआ था, ऐसा। अब जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला, या इसको वही वाला ले लेते हैं, -8 + -6 आयोटा,
चलो ठीक है, 3+4 आयोटा लेट से मैंने लिया हुआ था, ठीक है। अब जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो इसका स्क्वायर रूट ऐसा आ रहा है कि वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो बेसिकली माइनस और प्लस जो बता रहा है ना, वो डायरेक्शन बता रहा है। उसको ऐसा मत सोचो कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अच्छा ओके, अब समझा सर। मतलब मैं ये पॉइंट बहुत देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में आप वेक्टर पढ़ते हो ना, तो लेट्स से आप वेक्टर का ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन लेट्स से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला, तो वो बेसिकली वो एक डायरेक्शन एज्यूम बता रहा है कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। वो आपको ये पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा। वो उसका मॉड निकालोगे तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। जो सर्किल वाला एग्जाम्पल मैं बता रहा था ना, वो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ो, यहाँ पे बढ़ोगे, यहाँ पे बढ़ोगे, यहाँ पे बढ़ोगे, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ो, वो उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। सर जैसे वेलोसिटी होता है उसमें कभी जो माइनस साइन होता है वो हमेशा डायरेक्शन के लिए होता है। मतलब हाँ, वैसे नहीं कंपेयर करके, मतलब हाँ ठीक है, वैसे भी ले सकते हो कि मतलब बस बेसिकली वो बता रहा है कि कौन सी जगह पे जा रहा है। वो बेसिकली एक क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेशन है प्रतीक्षा। वो ये नहीं है कि उसकी वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। तो उसको उस वे में मत सोचो कि जो वैल्यू आ रही है सर वो माइनस और प्लस से क्यों ओपन होगी। सर मुझे वो वैल्यू निकालना तो आ गया, बट ये आप डायरेक्शन ये सब क्या बोल रहे हो? नंबर ने एक्चुअली डायरेक्शन। नंबर का जो आर्गन प्लेन में हमने रिप्रेजेंटेशन z इज इक्वल्स टू 1 एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये तो समझ में आता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड अगर एक सर्कल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 एक ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 होगा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 होगा। हाँ सर। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कंबाइन हो गए और एक ही मैंने रिजल्ट लिख दिया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली कोई ध्यान से अगर देखो तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वेक्टर फॉर्म में, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आएंगे जिसका मॉड 1 होगा। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, या डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पे लाई कर रहा है। इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। अभी जब आपको आईआईटी वाले लेक्चर्स पढ़ाऊंगा मैं, या हिमांशु सर, या जो भी गौरव गुजराती सर, कोई भी अगर पढ़ाएगा, तब वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इमेज आएगी इसकी। सर ये तो जो मॉड ऑफ जेड इक्वल्स 1 वो एक सर्कल है, तो फिर वो मतलब बहुत अलग अलग टाइप के नंबर्स वन। हाँ आएंगे, बहुत से अलग अलग टाइप के नंबर्स आएंगे, करेक्ट है। हाँ तो सर वैसे प्लॉट करने पे एक सर्कल बन रहा है ना? हाँ वो सारे प्लॉट करने पे सर, क्योंकि सबका मॉडुलस 1 है। तो सबका मॉडुलस 1 है तो सबके मॉडुलस को अगर जोड़ोगे तो मॉडुलस वाली वैल्यू तो सबकी हाँ 1 ही आएगी ना। किसी में x1 होगा, किसी में y1 होगा, इसलिए प्लॉट करने पे ऐसे। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है प्रतीक्षा, तो वो इसलिए प्लस और माइनस दोनों आता है। उसको ऐसा मत सोचो कि आप ऐसा इस तरह से मत कंपेयर करो कि ये +2 आता है तो +-2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस उसको दूसरे वे में सोचो। क्लैरिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस अभी ऐसा समझ लो, जब तक लिमिटेड नॉलेज है तब तक समझ लो कि प्लस माइनस दोनों आता है। बाकी सॉल्व करने का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 हम वेक्टर्स के टर्म में देख रहे हैं क्या? तुम वो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 छोड़ो, वो तो अभी एनसीईआरटी का सिलेबस भी नहीं है। वो तो थोड़ा मैंने बोला था ना कि इस अगर कॉन्सेप्ट को अगर वेक्टर्स के बेसिस पे देख रहे हैं तो वो तो एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। सर छोड़ो जैसे अभी आपने ये बेटा, सर्कल बनाया ना सर, ये छोड़ो। हाँ सर आपने जैसे ये सर्कल बनाया, इस पे हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं फ्रॉम ओरिजिन टू, जो भी एक पॉइंट ले लेते हैं वो सरकमफेरेंस पे, वो एक वेक्टर हो गया। और तो उसका वो लोकस वेक्टर को निकाल हम लो। लोग सीधे दो ही क्वाड्रेंट में डाल सकते हैं जहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा मॉड ऑफ जेड वाला, बाकी दो में वो फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए दो वैल्यूज आ रही है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इतना डीप मत जाओ, बस प्लस माइनस दोनों आएगा समझ लो। मतलब याद कर लो अभी के लिए। ओके थोड़ा सर। थोड़ा एक आध महीने बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा तो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस वंस अगेन। ओके। अच्छा आप देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर से एनसीईआरटी लेवल पे जो क्वेश्चन बनता है ना, सबसे टफ क्वेश्चन तो यही आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। उसमें कुछ भी नहीं होता है, आप क्या करते हो, x² - y² और 2xy निकाल रहे होते हो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है तो फाइनल आंसर में दोनों पॉजिटिव ले लेते हो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है तो फाइनल आंसर में दोनों अपोजिट साइन का ले ले रहे होते हो और लिख देते हो। ये x² + y² भी आप लोग को क्लियर हो गया था। ठीक है।
अब विश्वजीत इतना परेशान होने की बात नहीं है बेटा, कोई हाफ नॉलेज के साथ आपको नहीं लीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक तो स्क्वायर रूट वाली चीज़ हो गई, दूसरा आता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने को आपको आता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वही जो थीटा की वैल्यू आप निकाल रहे होते हो उसको आर्ग्यूमेंट बोलता हूँ, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना कि एक्सप्रेस दिस इन टू फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, तो वैसा एक क्वेश्चन करो अभी आप। क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। सही, एक्सरसाइज 1 के लास्ट क्वेश्चन का पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही है ना? हाँ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ। कौन सी सर? आप ये क्वेश्चन तो करो बेटा, खुद से करो। आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ एज ऑन कि ये स्लाइड्स वाला पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सर आप वो पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कीजिए प्लीज। पीडीएफ के फॉर्म में ही शेयर करूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने पीडीएफ रार फाइल भेजी थी, उसके बाद इवनिंग में मैंने पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज दिया था आप लोगों को। इसका आंसर बताओ, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में a और b की वैल्यूज बता दो। न्यूटन बहुत ज़्यादा है, मतलब अब कैसे समझाऊँ उसको, छोड़ो अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे न्यूटन का। सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने में ऐसे पहले रैशनलाइज करते थे क्या? हाँ, ओके। पहले रैशनलाइज करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करके एक ऊपर एक्स प्लस आयोटा वाई और नीचे यस सर। पी प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में लो। तो एक तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पूछता है कि a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। और 63/25 और 16/25। हाँ, Minus 16/25 माइनस 16 के साथ, माइनस के माइनस साथ। माइनस ठीक है, तो ये सब लोग कर लेना। यहाँ से a इज 63/25 और b इज माइनस 16/25। ठीक है, ये आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में, वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेट्स से z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो आपसे पूछेगा फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताओ इसका कितना आएगा। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। लास्ट स्लाइड में तो बस मैंने आंसर लिखा है। हाँ सर, चेक करना था। ओके सर। Find modulus and argument of this complex number. आंसर इज, हाँ मतलब सॉल्व होने के बाद वही आएगा। सर z बस आई आ रहा है, a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं सर, माइनस आई आ रहा है।
क्या आ रहा है इसका आंसर? आई आ रहा है सर, बस मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस आई बी, मतलब आई 0 प्लस 0 प्लस आयोटा आ रहा है, ठीक है, 0 प्लस आयोटा आ रहा है, सही है वह। तो मॉड ऑफ जेड इज, नहीं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया मेरे पास, 0 प्लस आयोटा आ गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? +-1 मॉडुलस विल बी +-1 हाँ सर, प्लस माइनस 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर हो गया ना सर, तो 1 होगा। नहीं, मॉडुलस 1 ही होगा, प्लस माइनस 1 नहीं होगा। क्यों सर? लेकिन मॉड माइनस हो ही नहीं सकता। मॉड ऑफ जेड विल बी 1, पॉजिटिव ही आएगा बस वो, अच्छा मैग ओके सॉरी सॉरी ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वो कितना आर आ भी गया, तो 1 होगा एंगल ना, कितना आ गया? आर भी तो 1 होगा ना। हाँ वही आर ही 1 हो गया, आर इज मॉड ऑफ जेड। तो एंगल कितना आ गया? π/2। 5/2 आ गया, ठीक है। cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो वहाँ से एंगल π/2 आ गया। एक तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। और देखो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, π/2। देखिए क्वेश्चन आ जाता है। आयुष 45 नहीं आएगा, π/2 आएगा, 90 आएगा। 45 पे तो 1/√2 हो जाता ना। यस सर, वो बाद में देखा। ओके, सर आप नेक्स्ट। -π से पाई का इंटरवल एक बार दिखा सकते हो? माइनस पाई इज बेसिकली, पाई इज दिस, माइनस पाई इज दिस, तो 0 से 2 पाई पूरा कवर हो रहा है। हाँ तो -π to π मतलब पूरा ही कवर हो रहा है ना। हाँ तो पूरा ही कवर हो रहा है। तो सर आप पहले बार क्या बोल रहे थे, 3π/2 को 0 to 2 पाई नहीं करते हैं, 0 to 2 पाई नहीं करते हैं, ये कह रहा था मैं। क्या सर, क्या डिफरेंस रहेगा फिर 0 to 2 π -π? अगर 3π/2 लिख लोगे हाँ तो 3π/2 नहीं लिख करके मैं इसको -π/2 लिखूंगा, मैं ये कह रहा था। हाँ, बट वही सर क्यों, वो नहीं समझा। वो आगे मतलब इसका आईआईटी वाला लेक्चर जो पढ़ोगे ना उसमें पढ़ाया जाएगा। e⁻i/θ करके आता है वहाँ पे, वो एक और फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसको, इसका और एप्लीकेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जो है वो 10% है एमसीईआरटी में, जो आईआईटी में तो पढ़ोगे वो मतलब 90% बेसिकली और अगर पढ़ोगे। पाई से बढ़ रहा है वैल्यू तो फिर हम लोग उसको उसके मतलब माइनस हाँ नेगेटिव वाले एंगल के फॉर्म में लिखोगे, हाँ बस ये। सर आर्ग्यूमेंट मतलब उसका एंगल निकालना रहता है, वो कोई तो हाँ आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल हो गया। हाँ। और सर अगर π/2 से बड़ा हो गया एंगल तो फिर हम लोग को वो माइनस वाले एंगल माइनस एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे देगा अजीब सा, और उसके बाद बोलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो आर्ग्यूमेंट बताओ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। नाउ अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि this z is purely real, is purely real है तो मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा वाला पार्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, प्योरली रियल हो गया। तो अगर if this is purely real तो find the argument of z, 0 find argument of z। 0 हो जाएगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। साइन ऐसे नहीं थीटा 0 हो निकालते जाएगा। हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं बेटा, इसको थोड़ा पहले रैशनलाइज करके सही फॉर्म सर में ले आओ। प्योरली रियल है तो समझ में आ जाता है कि वो ऑन द एक्स एक्सिस लाई करेगा तो 0 होगा। मतलब इसको पहले रैशनलाइज करके एक फॉर्म में ले आओ, फिर वहां पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये कहने का मतलब है मेरा, ऐसे नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे। क्यों सर? मान लो आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्योरली रियल पार्ट, तो क्या लिखोगे? ऐसे कर लेते हैं। इसमें हाँ इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली जैसे साइन थीटा 0 हो जा रहा है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड से आते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है कि थीटा की वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाती है, तो वो अपने फिर रियल पार्ट भी आता है, फिर आपसे पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पुटअप कर सकता है वो क्वेश्चंस में कि मॉड ऑफ जेड बताओ, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या कहते हैं मॉड ऑफ जेड निकालने को आ जाएगा। तो फिर वो सारी चीज़ें आपको तभी निकलेंगी जो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। जब भी आपको ऊपर और नीचे दोनों आयोटा फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन, तो आप हमेशा रैशनलाइज करो।
आर्यन श्रीवास्तव है क्या इस लेक्चर में? नहीं है ना? नहीं है सर शायद से। हाँ, वो थर्सडे को उससे बोला था कि वो वेडनेसडे अवेलेबल नहीं है। सर मतलब सिंप्लीफाई करके 3 + 8 sin थीटा - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। हाँ तो ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिला? 3 रियल पार्ट को अलग कर लो, उसमें आयोटा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो ऐसा आएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। रियल पार्ट है ना सर? हाँ सर ये रियल हाँ, ये पार्ट रियल है। पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट आएगा 8 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मान लो sin 2 थीटा आ जाता है या कुछ और आ जाता तो फिर अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ता। ठीक है, ट्रिगो लगानी पड़ती वहाँ पे। सिंस ये ऐसा सिंपल सा आ गया है तो आप कह सकते हो कि sin थीटा जब 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए बेसिकली दिस इज प्योरली बेसिकली रियल। सर आप बोल रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ पे फिर अगर कैंसिल हो नीचे गया 1 सर अभी तो सीधा - 2i सब्स्टिट्यूट sin कर थीटा लिया की जगह आपने। cos थीटा होता तो? क्या बेटा, अगर यहाँ पे cos थीटा होता? हाँ सर फिर cos, आंसर पाई हो जाता ना? हाँ फिर आंसर पाई हो जाता, नहीं π/2 हो जाता। सर π/2। मतलब आप बोल रहे हैं कि π/2 अगर सिंपल नहीं फॉर्म सर, में तो हम लोग को प्योरली रियल अगर हुआ तो? हाँ, प्योरली रियल पे cos थीटा अगर यहाँ पे हो जाता तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? π/2 पे होती है ना। सर n पाई होगा ना वैसे तो वैसे आंसर। द आंसर विल बी n पाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड थीटा, तो थीटा की वैल्यू n पाई होगी। अगर पूछता कि फाइंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पूछता तो हम 0 लिखते। दोनों में सर डिफरेंस आर्ग्यूमेंट समझो। का डोमेन क्या था, मतलब किधर से किधर -π लाया to π, करें? -π to π। पर सर वो कोई और था ना कुछ। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही था, बस आर्ग्यूमेंट ही से डिनोट करते हैं सर इसको। प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेम होता है। हाँ, प्रिंसिपल मतलब यूजुअली आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एक ही चीज को डिनोट कर रहे होते हैं। और अगर थीटा की वैल्यू पूछिए तो थीटा विल बी सर n पाई। प्रिंसिपल में जनरल चेंज करना सोल्यूशन। पड़ेगा ना। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे 0 और पाई दोनों आ रहा है कि नहीं? वही सर 0 और पाई दोनों आएगा ना दोनों आ रहा है ना प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल में। हाँ साइन सर 0 पे भी 0 होता है, पाई पे हाँ भी सर 0 होता है, इसलिए n पाई लिखना है। ठीक है, तो 0 और पाई दोनों आ रहा है। अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो 0 और पाई लिख दोगे, और अगर नॉर्मल पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा तो आप n पाई लिख दोगे। सर -π नहीं करेगा? -π भी उसमें आ गया ना बेटा, n की जगह -1 रखो। प्रिंसिपल में आपने बोला सिर्फ पाई और 0। मतलब 0 पाई और -π तीनों रहेगा। सर लेकिन टेक्स्ट बुक पाई में और -π, पाई इंक्लूड -π और माई और 0 तीनों एक ही चीज़ें हैं। -π और 0 तो एक ही हो गया ना। -π और 0 एक नहीं हो गया, -π और पाई एक हो गया। तो तभी भी सर तीनों लिखेंगे। नहीं, प्रिंसिपल पूछेगा ही नहीं तुमसे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बस ये है n पाई आंसर है इसका। ओके समझा। तो सर आर्ग्यूमेंट का किधर से किधर है, मतलब 0 से पाई के बीच में करना पड़ेगा ना। आर्ग्यूमेंट नहीं पूछा है बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थीटा पूछा था। अगर आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है तो आप 0 भी लिख सकते हो, पाई भी लिख सकते हो और -π भी लिख सकते हो, सारे आंसर सही है। बेसिकली साइन 0 कहाँ पे हो रहा है आपको ये बताना है। सर इसको जनरली सॉल्व करने के लिए उसे इक्वेट करना, वो जो आयोटा का कोएफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट करना हाँ, पड़ता है। इसको 0 से इक्वेट करना पड़ता है, तो इसको 0 से इक्वेट करने के लिए 8, 1 और 4 तो 0 कर नहीं पाएंगे। जब भी 0 होगा तो साइन ही 0 कर पाएगा उसको। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर वो भी। बट इधर तो हाँ, डिनोमिनेटर में भी नहीं ठीक है तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस भी तो है ना। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो एक और क्वेश्चन होता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेगा कि पोलर फॉर्म में कर लो। ठीक है, सर वो तो ये लास्ट टाइम कर लिया था। हाँ लास्ट टाइम कर लिया था आप लोगों ने। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी दे सकते हैं। और एक फाइनल क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला। तो ये 5-6 टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके एनसीईआरटी से पूछ सकते हैं। ये सारे टाइप मैंने कवर करवा रखे हैं। आप लोग एक काम करना, अपने एंड से मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है ना इसकी
प्लस एकदम लास्ट में एक एडिशनल एक्सरसाइज दी रहती है एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी है आपके पास तो आप देखना। सर लास्ट पेज एकदम। हाँ एकदम लास्ट पेज नहीं, मतलब आफ्टर द रिजल्ट, आफ्टर द सोल्यूशन जो होता है ना आंसर की के बाद एक एडिशनल एक्सरसाइजेस दी रहती हैं, उसमें Okay, sir. एडिशनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि एडिशनल एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछता है। लास्ट sir. ईयर बहुत सारे बच्चों का एडिशनल एक्सरसाइज से पूछा था, और वहाँ पे स्क्वायर रूट वाला पार्ट तो मैंने करवाया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर लिया था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने जो क्लासेस स्किप की थी वो नहीं कर पाए थे। तो ध्यान से एडिशनल एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे फ्राइडे नून तक भेज देना, 12 तक। और किसी और को कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल्सो ये जो डिस्कनेक्ट हुआ था, आपने क्या होमवर्क दिया? मिसलेनियस और एडिशनल एक्सरसाइज। मतलब मिसलेनियस पूरा एक्सरसाइज चैप्टर हाँ कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनो, अभी जो मंडे को लेक्चर होगा हमारा कमिंग मंडे, उसमें आई विल बी डिस्कसिंग द 190 क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन एज एन असाइनमेंट प्रीवियस पे उस पे ट्रिगो वाले। एंड आफ्टर दैट जो वेंसडे को हमारा लेक्चर होगा, अगर 2 लेक्चर मिलते हैं तो जो वेंसडे को हमारा लेक्चर होगा उसमें आई विल बी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जून बैच के लिए, और जो दूसरा वाला नॉन इंटीग्रेटेड बैच है उनके लिए भी वो लेक्चर्स कंपलसरी रहेगा। बाकी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ चुके हो तो आप लोग चाहो तो अटेंड करो, चाहो तो नहीं अटेंड करो। इंटीग्रेटेड हिमांशु सर वाला बैच, ठीक है। तो वो वेंसडे वाला नॉन कंपलसरी है, मंडे वाला कंपलसरी लेक्चर है। सर क्या सर रिपीट करो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक सेकंड। अरे यार एक तो तुम लोग कितना डिस्कनेक्ट होते हो सर, कट ऑफ हो रहा है पावर। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है, एडिशनल एक्सरसाइज करनी है। जो कमिंग मंडे को लेक्चर होगा हमारा, आई विल बी डिस्कसिंग द 190 क्वेश्चंस, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो मैंने होमवर्क दिया था आर डी शर्मा वाला। सर उसमें कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। हाँ तो वो वही डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा, उसमें चैप्टर 3 में जो बचा हुआ पोर्शन था, ठीक है। सर होमवर्क में ग्रुप पे जो भेज दूंगा, सीरीज वाले क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं सब, देख लेंगे उसी टाइम पे। हाँ सर एक्चुअली वो स्क्वायर कभी स्क्वायर हो जाता है, कभी पावर 4 हो जाता है, तब सर साइन की सीरीज आ जाती है, वो कन्वर्ट होती नहीं कॉस में। ठीक है देख लेंगे वो। एनसीईआरटी लेवल था जो आपने होमवर्क दिया था? नहीं आरडी वाली जो है वो आईआईटी की बेसिक लेवल थी। सर आपने ऑब्जेक्टिव बोला आईआईटी पहले है। 50-60 अरे आप बोल रहे थे 30 सेकंड में हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ इसीलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आरडी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का आरडी मैं तब दूंगा जब आप लोग आईआईटी वाले लेक्चर्स पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी जो पेपर आप लोग का होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आई हैव टू प्रिपेयर यू गाइस सो वेल कि आप अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो भी अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से। तो उसके लिए ये आरडी ऑब्जेक्टिव, हाँ नहीं उसके लिए ये आरडी ऑब्जेक्टिव सीबीएसई के लेवल का ही आएगा ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। 12th वालों में कुछ भी पूछ लिया था, मतलब 12th वालों का तो तभी बोर्ड स्पेसिफिक होता है, तो 10th 11th वालों को तो जबरदस्ती कुछ भी पूछ लेते हैं। मैंने देखा है पेपर, बहुत साल से देख रहा हूँ। सर डराओ मत। डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। 11th क्लास में ये मान के चलो कि एक स्कूल था, उसके ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास थे जिसके 70 स्टूडेंट्स 95% प्लस स्कोर किए थे क्लास 10th में। एंड जब उन लोगों ने उसके साथ ही 8 स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे थे, और जब उन लोगों ने पेपर दिया तो हाईएस्ट हाफ ईयरली में मैथ्स में 66 गया था 100 में। क्या बोलो सर, ये एनसीईआरटी लेवल का पेपर था। सर ये आप डिस्करेज कर रहे हो। 11th में डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मुझे पता है कि वो कुछ भी पूछ लेते हैं मैथ्स में, इसीलिए मैं आपसे एडिशनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा रहा हूँ। सर मतलब सेंट विल्फ्रेड का जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस रहते हैं जो देते हैं वो मतलब 11th में बेटा एकदम फाइनल पेपर जो होगा ना, बस उसी में एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी तो सब में एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखते मिलेंगे। हाँ जानबूझ के डालते हैं। आएगा क्या? चलो लेक्चर एंड कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर नोट्स भेज देना। हाँ शिट, 2 मिनट पहले बोलना चाहिए था ना, अब रिकॉर्डिंग देखना। सर मैंने आपको पहले बोला था सर। सेम नहीं हुआ यार, सॉरी। चलो मैं खुद बना के भेज दूंगा, ठीक है ये वाले लेक्चर का। थैंक यू।